हमने अपने इस चैनल पे अलग अलग बहुत ही इनोवेटिव बैटरी टेक के बारे में बात करी है और उन सब में सबसे ज्यादा इनोवेटिव आज का टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक बैटरी जो कि हवा से बनी है। तो आप लोगों ने एक्चुअल में बिल्कुल सही सुना। तो आज हम जो बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं, इस बैटरी को बोला जाता है कंप्रेस्ड एयर बैटरी। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और उनको लग रहा है वाह ये तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टॉपिक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कंप्रेस्ड एयर बैटरीज का इस्तेमाल 1991 से हो रहा है, बट अब इस सेक्टर में बहुत ज्यादा इनोवेशंस आ रही हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी रिसेंटली लास्ट ईयर चाइना ने 300 मेगावाट के 2 कंप्रेस्ड एयर बैटरी के प्लांट्स को चालू करा है। अब वो कहां पे करा है, क्या डिटेल्स हैं, वो भी हम आगे जाएंगे। ये काम कैसे करता है कंप्रेस्ड एयर बैटरी, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसी के साथ में बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि जब हमारे पास इतनी अलग अलग तरीके की इनोवेटिव और इतनी अच्छी एफिशिएंसी वाली बैटरीज हैं, तो हमारे को एक कंप्रेस्ड एयर बैटरी बनाने की जरूरत ही क्या है। तो मैं सबसे पहले इसी सवाल का जवाब दे देता हूं। तो दोस्तों, आज की डेट में भी हमारे पास ग्रिड लेवल पे, हम कोई घर के बैटरी की बात नहीं कर रहे या फिर किसी छोटे स्केल पे एनर्जी स्टोरेज की बात नहीं कर रहे, हम ग्रिड लेवल की बात कर रहे हैं, जहां पे हमें मेगावाट गीगावाट में इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना होता है। अब इसे स्टोरेज की हमारे को क्यों जरूरत है, क्योंकि हमारे को अपनी दुनिया में फॉसिल फ्यूल्स का जलना करना है कम। और जब हम फॉसिल फ्यूल्स का जलना कम करेंगे तो हमारे को अपनी एनर्जी नीड्स को शिफ्ट करना पड़ेगा सोलर और विंड पे। अब सोलर और विंड के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत है कि सोलर काम करता है केवल दिन के समय और विंड एनर्जी काम करती है जब हवा चल रही होती है। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि हमारा सबसे ज्यादा पीक लोड जाता है इवनिंग के समय पे, जब सोलर से कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन रही होती है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर हमें अपनी अर्थ को बचाना है, फॉसिल फ्यूल्स को कम से कम बर्न करना है, तो सोलर से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी को हमें किसी ना किसी एक अच्छे मीडियम में स्टोर करना होगा जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी हो। अब इसी की जगह पे अगर आप लिथियम की बात करो तो 1 टन लिथियम माइनिंग के अंदर 5 लाख गैलन पानी का इस्तेमाल होता है। ये चीज मैं पहले भी आप लोगों को अलग अलग वीडियोस में बता चुका हूं। तो लिथियम हमारे लिए एनवायरनमेंट के लिए सेफ तो नहीं है, तो एक ऐसा अल्टरनेट चाहिए जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए सेफ हो और जिसमें हम गीगावाट लेवल पे एनर्जी को स्टोर कर सकें। और इसी के साथ साथ लिथियम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बन जाता है जब हम ग्रिड लेवल पे, गीगावाट लेवल पे एनर्जी स्टोरेज की बात करते हैं। तो कंप्रेस्ड एयर बैटरी को समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। वैसे इसका पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स है, बट आप लोगों को आसान भाषा में समझाने के लिए, जैसे हमारे पास सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी से पंप्स को चलाया जाता है जो कि हवा को कंप्रेस कर देते हैं और कंप्रेस करके हवा को स्टोर कर लेते हैं। अब जो ये हवा को स्टोर करा जा रहा है, ये सिलेंडर्स में भी हो सकती है, मगर बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आ रही हैं और कुछ कंपनीज तो अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे इस हवा को स्टोर कर रही हैं। अब जमीन के नीचे भी क्या होता है दोस्तों, काफी सारी पॉकेट्स होती हैं जो कि खाली होती हैं। कुछ जगह पे एक्वाफर्स होते हैं जिसमें कि जमीन के नीचे पानी होता है, और कुछ जगह पे आपके स्पेसेस बने हुए होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस, जिससे कि हवा जो हम पंप करेंगे वो उस खाली स्पेस में स्टोर करी जा सके। तो यहां तक तो क्लियर है कि बिजली से चले पंप, और उस पंप से हमने हवा को कर दिया कंप्रेस और एक जगह पे कर लिया स्टोर। अब हमारे को जब बिजली वापस जनरेट करनी होती है तो इसी हवा को, इसी कंप्रेस्ड हवा को निकाला जाता है और इससे टर्बाइंस को घुमाया जाता है, और जिससे हम वो इलेक्ट्रिसिटी को वापस ले लेते हैं। यहाँ पे अब बहुत सारे लोगों को लगेगा यार इसमें कौन सी बड़ी बात बताइए, ये तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, कंप्रेस्ड एयर कर दो और कंप्रेस्ड एयर से फिर टर्बाइंस चला लो तो इलेक्ट्रिसिटी वापस मिल गई। मगर दोस्तों, इसी पूरे प्रोसेस के अंदर एक सबसे कॉम्प्लेक्स चीज होती है जो कि इंजीनियर्स को सॉल्व करनी पड़ती है। अब वो क्या है कि जब कभी भी आप हवा को कंप्रेस करोगे, बहुत ज्यादा कंप्रेस करोगे, तो हवा में आपका हीट जनरेट होती है और वो पूरी की पूरी हवा बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। और यहाँ पे हवा का गर्म होना प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हवा का जरूरत से ज्यादा ठंडा होना प्रॉब्लम है, क्योंकि जब उसी हवा को आप वापस निकालते हो, रिलीज करते हो, डीकंप्रेस करते हो, तो हवा बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है।
अभी इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ समय पहले हमने एक कैन मंगाया था कंप्रेस्ड एयर का, जो कि कंप्यूटर क्लीनिंग में यूज होता है। आप उस कैन को इकट्ठा खाली कर दो तो आप ऑब्जर्व करोगे कि वो जो कैन है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। और यही चीज आपको देखने को मिलेगी डीओ में भी। अगर आप डीओ इस्तेमाल करते हो कंप्रेस्ड एयर वाले, आप उसको काफी देर तक चला के रखो तो आप फील करोगे कि एम्बिएंट टेम्परेचर से डीओ की बॉटल का टेम्परेचर ज्यादा ठंडा हो गया है, क्योंकि जो कंप्रेस्ड एयर थी वो डीकंप्रेस हो गई। और जैसे ही कंप्रेस्ड एयर डीकंप्रेस होगी, वो टेम्परेचर उस हवा का बहुत डाउन चला जाएगा। और ये एक चैलेंज खड़ा करता है हमारे इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि जब उस कंप्रेस्ड एयर को डीकंप्रेस करके टरबाइंस घुमाई जाती हैं तो लो टेम्परेचर की वजह से टरबाइंस में बर्फ जम जाती है और उस बर्फ की वजह से टरबाइंस जाम हो जाती हैं, जिससे कि फर्दर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में दिक्कत आती है। अब यहां पे कुछ लोग सोचेंगे, यार तुमने तो बोला था कि 1991 से हमारे पास कंप्रेस्ड एयर सिस्टम्स काम कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे काम कर रहे हैं? तो उस तरीके के सिस्टम्स में फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है और टरबाइंस के आसपास के एरिया को गर्म रखा जाता है, जिससे कि टरबाइंस पर बर्फ ना जमा हो। और यहाँ पे ये चीज अपने ही आप से कंफ्लिक्ट क्रिएट करती है कि जिस चीज को हमने बनाया है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस चीज से बिजली बनाने के लिए हमें अगेन फॉसिल फ्यूल्स को जलाना पड़ रहा है। तो ये वाली टेक्नोलॉजी जो थी 1991 में जो एस्टैब्लिश हुए थे काफ़ी सारे कंप्रेस्ड एयर के पंप्स, तो ये वाली टेक्नोलॉजी उतनी जल्दी इवॉल्व नहीं हुई थी और इस पर एक ब्रेक सा लग गया था। मगर अभी हाल ही में 2018 से 2024 के बीच में इस टेक्नोलॉजी का पुनर्जन्म हुआ है। अब पुनर्जन्म किस तरीके से हुआ है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको कहा था कि जब भी हम एयर को कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर हीट जनरेट होती है। तो अब जो नए तरीके के कंप्रेस्ड एयर सिस्टम बन रहे हैं, उसके अंदर जो हीट एयर को कंप्रेस करते टाइम जनरेट हो रही है, उसको थर्मल फॉर्म में स्टोर कर लिया जा रहा है और उसी स्टोर्ड हीट से टरबाइंस को गर्म करा जा रहा है, जिससे कि हम बिना किसी फॉसिल फ्यूल को बर्न करे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। अब यहाँ पे आता है एक इंपॉर्टेंट सवाल कि हमने स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट में कंप्रेस्ड एयर बैटरी को इतना ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है, तो आखिर में ये लिथियम से कितना कंपीट कर पाती है? तो देखो दोस्तों, एक बैटरी के अंदर होती है RTE, राउंड ट्रिप एफिशिएंसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पेन एक बैटरी है, अगर मैंने इसे 100 यूनिट दिया है 100% चार्ज करने के लिए, तो ये बैटरी मेरे को वापस 85 यूनिट ही देगी। तो इस बैटरी की राउंड ट्रिप एफिशिएंसी हो जाती है 85%, क्योंकि कुछ इस बैटरी को चार्ज करने में एनर्जी लॉस होगी और कुछ इस बैटरी से चार्ज निकालने में एनर्जी लॉस होगी। तो मेरी कुल मिला के 15% एनर्जी लॉस में चली गई। तो ये जो लॉस हम कैलकुलेट करते हैं, इसे ही RTE बोला जाता है। और लिथियम का एक एवरेज बैटरी का RTE होता है 85%। और इसके बाद में जब मैं कंप्रेस्ड एयर बैटरीज का RTE रिसर्च कर रहा था, तो बहुत मुश्किल से जाके मुझे एक रिसर्च पेपर मिलता है जिसमें बताया जाता है कि कंप्रेस्ड एयर बैटरी का RTE हो सकता है 65 to 75%। मगर उसके अंदर भी एक कंडीशन अप्लाई थी कि ये चीज भी अभी तक कंफर्म डेटा के बेसिस पे नहीं पता। तो RTE से अब बढ़ते हैं इस सेटअप की कीमत की तरफ, और लिथियम से इसकी कीमत ज्यादा पड़ेगी या फिर कम। तो देखो दोस्तों, जब कभी भी हम कीमत की बात करते हैं तो एक छोटे स्केल पे लिथियम को बीट कर पाना बहुत मुश्किल है। बट जब ये स्केल बड़ा होता जाता है और लिथियम से ऑपरेटेड एक पावर प्लांट की कीमत बढ़ती जाती है, वहीं पे अगर हमारे पास एक कंप्रेस्ड एयर बैटरी का सिस्टम है, तो वो सिस्टम हम जितना बड़ा लगाते जाएंगे पर यूनिट कॉस्ट उतनी ही कम होती जाएगी। तो ब्लूमबर्ग NEF ने एक सर्वे करा था और इस सर्वे के हिसाब से इन्होंने बताया था कि अगर हम एक लिथियम बेस्ड सिस्टम लगाते हैं तो उस सिस्टम की कॉस्ट पर किलोवाट आवर हमें पड़ती है $304 की। और उसी के कंपैरिजन में अगर हम एक कंप्रेस्ड एयर बैटरी सिस्टम लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट हमें पड़ती है $293 पर किलोवाट आवर्स की। और ये इन्होंने 4 घंटे के हिसाब से एक बैकअप सिस्टम जनरेट करा था, तो इसके हिसाब से इन्होंने इन दोनों सिस्टम की कॉस्टिंग निकाली थी। कंप्रेस्ड एयर बैटरी में तो अभी काफी काम होना बाकी है और काफी सारी इनोवेशंस आना भी बाकी है। मगर क्या आपको पता है, इंडिया के अंदर ही आसनसोल में NTPC के एक प्लांट में वो लोग डेवलप कर रहे हैं ग्रीन कोल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ग्रीन कोल। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, अभी के अभी जाके देखो।